हेलो एंड वेलकम टू द 26th एपिसोड ऑफ द क्वारंटीन शो। मैं हूं आपका होस्ट साद इश्तियाक सत्ती और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मल्टी टैलेंटेड रेडियो होस्ट भी हैं, टीवी एंकर भी रह चुके हैं। इसके अलावा अक्सर औकात आप इन्हें रेडियो और टीवी के ऊपर कमेंट्री करते भी सुनते हैं। कॉमेडी और मिमिक्री किंग के नाम से जाने जाते हैं अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है आपके? जी, वालेकुम सलाम साद आपको, अस्सलाम वालेकुम एंड फैज़ान आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो एंड वेलकम टू द जी बिल्कुल जी, और बिल्कुल इसके साथ हमारे को होस्ट फैजान हयात खान भी मौजूद हैं, तो मैं उनकी तरफ चलना चाहूंगा। फैजान, लेट्स प्रोसीड द शो। जी आमिर, तो सबसे पहले तो आप हम सबको बताएं कि क्वारंटाइन को 1 महीना हो गया है, तो आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है क्रिकेट के बगैर? देखिए बड़ा मुश्किल काम है इसमें ऐसा है कि ऑफिस शुरू में तो अच्छा लगा कि यार छुट्टी होगी है, घर बैठ रहे हैं, लेकिन बाद में काफ़ी बोर हो गए और मैं लाहौर से अपने घर इस्लामाबाद आ गया। यहाँ पे मैंने सारा तकरीबन एक डेढ़ माह हो चुका है कि घर पे ही है। मैंने बड़े साल हो गए थे कि लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे गेम खेलना छोड़ दी थी। मैंने 6-6 7 साल बाद वापस गेम्स खेलना शुरू किए हैं। सीजन वगैरह में बहुत ज़्यादा नहीं देखता, मैं क्रिकेट की गेम खेल लेता हूँ या कोई स्टेज ड्रामा कॉमेडी का देख लेता हूँ। मेरी अपनी तो कॉमेडी की चीजें देख लेता हूँ, तो बस यही कुछ कोई पुराने क्रिकेट के मैचेस देख लेते हैं, तो ये इसी तरह बस कुछ चल रहा है। तो आपको पता है कि ट्विटर और सब चीजें बड़ी स्लो हो गई हैं, तो उस उनका वैसा मजा नहीं रहा जो पहले था। बिल्कुल अहमद, और ये तो अभी कि आपने बात कर दी, थोड़ा पीएसएल के डेज में जाते हैं जहाँ पे आप काफी हमें बिजी नजर आते थे। आपने बहुत क्लोजली पीएसएल को फॉलो किया और रेडियो के लिए इनफैक्ट आप हमें कमेंट्री भी करते हुए नजर आए। लेकिन पीएसएल में आपकी फेवरेट पर्सनल टीम कौन सी थी जिसको आपने सपोर्ट कर रहे थे, और क्या उसकी परफॉर्मेंस से आप कितने मुतमईन हैं? हाँ, मैं सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था इस पीएसएल में पेशावर जल्मी की टीम को। मेरे कुछ फेवरेट प्लेयर्स थे उसमें। कुछ मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, मेरी हमेशा एक स्टाइल रहा है सपोर्ट करने का, वो यंगस्टर को मैं सपोर्ट ज्यादा करता हूँ, जो नया आने वाला टैलेंट होता है, क्योंकि पुराना जो टैलेंट होता है बिल्कुल। वो हमने देख लिया होता है बहुत सारा। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। कुछ यंग प्लेयर्स में हैदर अली थे, मोहम्मद मोहसिन थे। मोहम्मद मोहसिन बीच में इंजर्ड हो गए, वो इस तरह नहीं खेल सके, लेकिन हैदर अली काफी ज्यादा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। सो मैं पेशावर जल्मी, और पेशावर जल्मी के बाद मेरी शुरू से फेवरेट रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड। मेरा अपना शहर है, लेकिन इस साल मैं उनकी टीम से खुश नहीं था, तो इस वजह से मैं इस्लामाबाद अनफॉर्चुनेटली फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सपोर्ट नहीं कर रहा था। सेकंड मेरी फेवरेट टीम थी लाहौर कलंदर, और उसमें बड़ा मजा आया, जिसमें हमने दिलबर हुसैन और यंगस्टर को बहुत से परफॉर्म करते देखा। चलें, अच्छा चलें मुझे आप बिल्कुल सही। बताएं कि आपके ख्याल से ये जो डैरेन सेमी को टूर्नामेंट के 2-3 मैचेस खिलाकर कैप्टनसी से हटाने का फैसला कैसा था? क्योंकि वहाब रियाज को अगर उनके माइंड में वो उस प्रोस्पेक्ट को देख रहे थे, तो टूर्नामेंट के शुरू में उनको क्यों नहीं कैप्टनसी दी? तो आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए कुछ ना कुछ प्री प्लान होगा मेरे ख्याल में। डैरेन सेमी, आपको याद होगा लास्ट पीएसएल भी उन्होंने बड़ी इंजर्ड लेग के साथ खेली थी, बड़ी मुश्किल से मैनेज की थी, जो पीएसएल 4 थी। डैरेन सेमी अब अपनी एज के उस हिस्से में है जो शायद अपना आप खड़े खड़े बड़े शॉट तो शायद खेल सकें, लेकिन ओवरऑल वो प्रॉपरली फिट गेम के लिए नहीं है अब जज अपनी कैरियर के जिस स्टेज के ऊपर है। मेरे ख्याल में पेशावर जल्मी उनको एज अ आइकन प्लेयर लेता है, जो जैसे हम शाहिद खान अफरीदी की बात करते हैं, वो स्कोर करें या ना करें, लेकिन उनकी अपनी एक प्रेजेंस है, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उनकी अपनी एक ब्रांड बिल्कुल। वैल्यू है। सेम विद द डैरेन सैमी, कि वो इसलिए उनको कैप्टन रखा था, उनको लगा कि शायद चले, फिर भी किसी न किसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम कुछ चला लिया था शायद चल जाएंगे, और उनको इसलिए कंटिन्यू किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल नहीं वो चल पा रहे, या उनकी वो फिटनेस नहीं है, वो उस तरह नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो डेफिनेटली टीम मीटिंग ने डिसाइड कि वहाब रियाज को करेंगे। लेकिन ये मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कप्तान तब्दील करते हो, और कप्तान का अपना एक स्टाइल होता है कैप्टनसी का, और कैप्टनसी बहुत डिफिकल्ट चीज है, आपको यूज टू होने में थोड़ा से मैचेस लग जाते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आप स्ट्रेट अवे मुझे कहें कि आप आज कप्तान है और मैं आज जाते वंडर्स कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। सो ये बड़ा टफ हो जाता है, बड़ा ट्रिकी हो जाता है। और आपने देखा कि जब वहाब रियाज कप्तान बने तो काफी ज्यादा अचानक से मिस्टेक्स भी हुई थी पेशावर जल्मी के एंड से। बिल्कुल अहमद, और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, आपने पीएसएल में रेडियो पाकिस्तान के लिए कमेंट्री भी की, और डेफिनेटली एक ऑनर की बात है किसी भी कमेंटेटर के लिए कि वो रेडियो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े टूर्नामेंट में कमेंट्री करें। तो ये एक्सपीरियंस कैसा था आपका पाकिस्तान के लेजेंड कमेंटेटर्स के साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठने का? देखिए कमेंट्री एक ऐसी चीज है जो कि मेरा पैशन है, और मुझे जिस भी प्लेटफॉर्म पे कभी मौका मिलता है तो मैं इसे एक ऑनर समझ के कबूल करता हूँ। देखिए रेडियो पाकिस्तान एक ऐसा मीडियम है जो पाकिस्तान का पहला मीडियम है सबसे, तो इसने बिल्कुल। बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस किए हैं। सो रेडियो पाकिस्तान का माइक शेयर करना एक ऑनर की बात होती है, स्पेशली फिर स्टेडियम से बिल्कुल। कमेंट्री करना।
तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बड़े सीनियर कमेंटेटर हमें मिलते हैं, उनसे सीखने का मौका मिलता है। सो डेफिनेटली हमारे लिए बड़ा लर्निंग कर्व होता है। और रेडियो की कमेंट्री हमेशा से टफ होती है, क्योंकि जो सुनने वाला होता है उसके सामने आपने मंजरकशी करनी होती है, क्योंकि वो देख नहीं रहा होता। तो हमेशा ज्यादा टफ होता है, आपको ज्यादा डिटेल इन डेप्थ बात करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि अगर आपको इस पर थोड़ी सी गिरफ्त आ जाए तो आप उतना एंजॉय भी करते हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। चलें, आपने ये बताया कि आप रेडियो काफी एंजॉय करते हैं, तो इसी के साथ ये भी बता दें कि आपका कौन सा वो फेवरेट मेमोरी है कमेंट्री की, या कोई ऐसी सीरीज जो आप कभी नहीं भूलेंगे और आपने काफी ज्यादा रेडियो में उसमें सीखा भी और एंजॉय भी बहुत ज्यादा किया। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। 2015 में मैं उस वक्त FM 101 इस्लामाबाद में होता था। तो उस वक्त मुझे एक वर्ल्ड कप चल रहा था, तो बड़ी ट्रांसमिशन मुझे हैंड ओवर कर दी गई। मैं लीड करता, हालांकि मेरे से काफी सीनियर डीजेस उस वक्त मौजूद थे उस जगह पे। मेरे से 2 या 3 साल सीनियर था ज़फर खान वहाँ हमारे FM पे, और बड़े नाम थे हमारे उस वक्त FM पे। अगर आपको याद हो तो ये FM 101 पाकिस्तान का वाइड स्पोर्ट्स का FM है, जिसने सबसे बड़े आपको स्पोर्ट्स एंकर प्रोड्यूस किए, जिसका मिर्जा इकबाल बेग की बात करते हैं, सैयद याहिया हुसैनी की बात करते हैं। बड़ी लंबी फहरिस्त है, ये सारे FM 101 से ही डिफरेंट सेंटर से निकले हुए लोग हैं। सो वो पूरी ट्रांसमिशन मैंने की। मैं रात को 2-2:30 बजे जाता था अपने घर से, और मैं और उस पर अक्सर मैंने 14-14 घंटे 13-13 घंटे उस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करना। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, और मैं बहुत मेरे करियर में उसने मुझे सपोर्ट किया। जो बंदा अच्छा रेडियो कर लेता है वो किसी प्लेटफॉर्म पे मार नहीं खाता, उसके लिए फिर आगे चलना ईजी हो जाता है। दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस PSL में जो मोस्ट थ्रिलिंग मैचेस हुए हैं वो लाहौर कलंदर के हुए हैं, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे विटनेस किए, और मैं कमेंट्री कर रहा था कज़ाफी स्टेडियम से। सो मेरे कुछ यादगार तरीन कमेंट्री के मोमेंट्स हैं जब बिल्कुल एंडिंग था, और मैं चूंकि बहुत एक्साइटिंग वे में कमेंट्री करता हूँ, तो मेरे लिए एक्साइटमेंट की बात ये थी कि जब भी एंडिंग मोमेंट होता था, प्रोड्यूसर मेरी फरमाइश करता था कि यार इसको बिठा दो, मैच थ्रिलिंग पे चला गया तो ये जाके एंडिंग सीन ये करेगा। और जब भी बड़ी कोई पर्सनैलिटी आई, जैसे अब फिरदौस हाशिक अमान साहब ने विजिट किया, जो अभी अब तो एक्सो की नहीं, उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, तो उनको मुझे प्रेफर किया गया, मुझे साथ बिठाया गया। उनके हुमायूं सईद साहब आए, जो मेरे पास तो आजकल बड़ा उस वक्त चर्चा था, तो उन्होंने मेरे साथ उनको बिठाया। फिर फैसल जावेद साहब सेनेटर आए, तो उन्होंने मुझे उनके साथ बिठाया। फिर जो मुस्तफा जाहिद थे सिंगर आए, तो मुझे उन्होंने मेरे साथ बिठाया। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी एक ऑनर की बात थी कि मुझ पर ट्रस्ट भी किया गया, और मैंने काफी एंजॉय किया PSL को। बिल्कुल सही है अमर। अच्छा, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि आप इमर्जिंग प्लेयर्स को काफी सपोर्ट करते हैं, और PSL में भी आप इमर्जिंग प्लेयर की वजह से ही पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे थे, तो इस ईयर की PSL में आप इमर्जिंग टैलेंट को कैसे रेट करते हैं, स्पेशली हैदर अली को, क्योंकि काफी अर्से बाद हमें PSL में एक बैटिंग का टैलेंट नजर आया है। देखिए, हैदर अली मुझे बड़े सालों के बाद एक ऐसा प्लेयर मिला है जो अच्छा खुल के खेलने वाला प्लेयर, जिसके पास बेसिकली शॉट्स ज्यादा हैं। पहले पाकिस्तान के पास 2006-8 या के टाइम पर अंडर 19 से कुछ लड़के ऐसे आए थे जिनके पास अच्छे खेलने वाले स्ट्रोक्स थे, जैसे उमर अकमल था, अहमद शहजाद था, उमर अमीन था। उसके बाद आपके प्लेयर आते रहे, लेकिन होता ना एक बड़ी रेंज होती है जिन प्लेयर्स की, तो उस रेंज के प्लेयर हमें नहीं मिल रहे। देखें, इमामुल हक आए या समी असलम आए, ये अच्छे, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, बट दे आर नॉट, इनकी रेंज बहुत बड़ी नहीं है क्रिकेट शॉट्स की। सो ऐसे बहुत खुल के खेलने वाले प्लेयर नहीं है। हमें एक मिसिंग लिंक था, बड़े टाइम के बाद एक ऐसा प्लेयर मिला है जो बड़ा एक्सप्रेसिव प्लेयर है, और इस तरह के प्लेयर आपको चाहिए होते हैं। ये तो अभी जस्ट बिगनिंग है हैदर अली के लिए, ये तो जस्ट एक स्टार्ट है। लेकिन बड़ा भरपूर टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है। आई विश के जितना अच्छी सलाहियत इनके अंदर मौजूद है, अल्लाह करे कि उतने कामयाब प्लेयर भी बने। चलें, हैदर अली तो इंशाल्लाह कामयाब जरूर होंगे, हमारी सबकी दुआ ये है। थोड़ा सा अब हम लोग जितने भी सुन रहे हैं वो थोड़ा सा आपके करियर के बारे में पूछना चाह रहे हैं। थोड़ा सा बताएं कि आपका करियर कहाँ से आगाज हुआ और आपने किन किन मरहलों से गुजर कर आप आज यहाँ आए हैं, आपकी इतनी रेपुटेशन है इस इंडस्ट्री में। और साथ में ये भी बताएं कि आपने एग्जैक्टली कहाँ से शुरू किया और कौन से आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से काम किया। हाँ जी, मैं बेसिकली जी मैं कोई बहुत वो कहते हैं कि सिफारिश से तो आया नहीं हूँ। मैं ग्रास रूट लेवल से आया हूँ। एक कई लोग होते हैं ना कि ऊपर से फ्लाइट आती है अचानक से, आपको आप देखते हैं कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि 1 साल के अंदर अचानक से आ गए। मैं शायद नोटिफाई जो है वो अभी हुआ होगा, लेकिन मैं 2010 से काम कर रहा हूँ। पहली बार मेरे एक सीनियर थे, वो मुझे लेकर गए थे, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मुझे रेडियो में लेकर गए। मुझे बिल्कुल इस मीडियम का अंदाजा नहीं था, लेकिन बहरहाल चलते चलते मेरा उस वक्त एक FM 96 होता था जो ISPR का FM था,
उस वक्त रेडियो पाकिस्तान में होता था, वहां से मैंने अपना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर वहां से कुछ अर्सा मैंने 1 से 2 माह ITP FM 92.4 में काम किया, लंबा अर्सा नहीं कर सका। फिर एक बड़ा मोबाइल रेडियो की कंपनी थी इस्लामाबाद में, उस वक्त अर्थ फैक्टर, जो आपके सारे मोबाइल नेटवर्क को डील करती थी, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। वहां पर सारे बड़े FM के प्रोग्राम करने वाले, क्योंकि उस दौर में वो काफी अच्छे पैसे देते थे, तो वहां पे मुझे मौका मिला। तो मैंने वहां से बेसिकली पहले स्पोर्ट्स कॉमेडी सही करके शुरू की। तो कॉमेडी के प्रोग्राम शुरू किए जिसमें मेरा कैरेक्टर होता था राजू रॉकेट के नाम से। सो वहां से फिर उसके बाद मैं FM 101 में आ गया 2012 में। तो वहां पे मेरे काफी अच्छे दोस्त बने, जिसमें ज़फर खान था, फिर रिजवान अली अहमद, फिर ज़िशान आदिल, बड़ा काफी सीनियर ब्रॉडकास्टर थे, क्योंकि पाकिस्तान का पहला FM में से एक FM है FM 101। सो काफी सीखने का मौका मिला। 2000 फिर बीच में 2011 से मैं भूल गया कि 2011 में पहली बार मैंने पाकिस्तान टेलीविजन से मुझे मौका मिला, छोटे मोटे रोल्स मुझे मिलना शुरू हुए। फिर मैंने काफी ड्रामों में काम किया, 6 से 7 ड्रामों में। मेरा एक ड्रामा काफी लोग देखते हैं, बंजारे, वो 2014 में कश्मीर में शूट हुआ। सो 2016 तक मैं ड्रामों में भी काम करता रहा, PTV में मैं शो भी होस्ट करता रहा, FM 101 पे। फिर मैं K2 TV में 2014 में आ गया, वहां से मैंने काफी प्रोग्राम होस्ट किए, स्पोर्ट्स के भी, कॉमेडी के शोज भी काफी किए। सेम मेरा प्रोजेक्ट बेस्ड PTV के साथ भी काम चलता रहा। 2017 में मैं CPAC ऑफिशियल FM था, मैं वहां स्विच करके बाहर चला गया फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी FM 98 में, जो CPAC का रिप्रेजेंटेटिव FM है। उसके साथ मैं एक टेलीनॉर क्रिकेट कमेंट्री का प्रोड्यूसर भी था। उसको मैंने 2 साल में काफी ऊपर लेकर गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके प्लेटफॉर्म से एक मैं बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ, शायद आप लोगों के लिए नई होगी, कि मैं जिस प्लेटफॉर्म को हेड करता था टेलीनॉर क्रिकेट कमेंट्री के, उसमें एट अ टाइम PSL में 50,000 कॉलर भी थे। 50,000 पीपल, 55,000 पीपल एट अ टाइम सुन रहे थे, जो कि लोग शायद नहीं सोच रहे होंगे कि मोबाइल से कौन इतने लोग सुन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इतने लोग सुनते हैं। सो उसके बाद में 2000 DBTV आया, बड़ा डिजिटल मीडियम था, उनके लिए मैंने स्पोर्ट्स के शोज, कॉमेडी के कैरेक्टर्स बहुत सारे किए मैंने, 70 से 80 या 90 100+ कैरेक्टर्स किए मैंने 1 साल 2 साल के अंदर। फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया 2019 के बिल्कुल स्टार्ट में, क्रिकेट जिफ ने मुझे बुला लिया, उनके साथ मेरा 7 महीने का वक्त रहा। और उसके बाद फिर मैंने जो क्रिकेट जिफ की ऑनर कंपनी है खलीफ, जिनके अंडर क्रिकेट जिफ आता है, उनके अंदर क्रिकेट जो PSL की पार्टनर भी है, और फिर जैज क्रिकेट जो है वो उनको भी मैनेज करते हैं, तो उनके साथ अब काम कर रहा हूँ। FM 98 के लिए भी काम कर रहा हूँ, और साथ में मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं फ्रीलांसिंग के, जिसमें कमेंट्री आ गई, होस्टिंग आ गई, या कोई कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी आ गई, तो इन पैरेलल ये चल रहा होता है। लेकिन मेरा जो 9 साल का कैरियर है, ये मेरी हार्डवर्क के ऊपर है। मैं ग्रास रूट लेवल से ऊपर आया हूँ, और मैं सभी को ये कहता हूँ कि जो अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है, तो उसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। बिल्कुल है, नो डाउट इसमें कि हार्ड वर्क ही आपको यहाँ तक लेके आया, और आपने काफी लंबी फहरिस्त अपनी हमें दी अपने कैरियर की। इसमें जो आपका एक हाईलाइट था, एक आपका जो बड़ा आपका फेमस कैरेक्टर था, वो राजू रॉकेट, जिसके आपने भी बात की और हम भी देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे डिफरेंट क्लिप्स उनके। तो हमारे नाजरीन उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये अहमद नजीब सत्ती से राजू रॉकेट की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी थी, और हमारे नाजरीन उसके, अगर राजू रॉकेट के कोई फेमस डायलॉग अगर आप हमारे नाजरीन के लिए सुना दें तो। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे थी कि कॉमेडी में शुरू से करता था, तो मैंने कैरेक्टर डेवलप कर दिया रेडियो पे अपना, और मुझे उस पर काफी उससे लोग ने जानना भी शुरू किया, क्योंकि इस्लामाबाद या आगे पीछे ये 2 ही मेरे से पहले एक नाम ज्यादा प्रोमिनेंट था कॉमेडी में, वो अब भी है, मेरे सीनियर भी है, मेरे उस्ताद भी हैं, RJ भट्टी। उनके अलावा एक मेरा शो होता था जिसने एक थोड़ा सा कॉमेडी क्रिएट की, इतनी प्रॉपर कॉमेडी शोज नहीं होते थे। सो उसकी एक राजू रॉकेट की ओपनिंग मशहूर थी, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ रेडियो की कैसे होती है। होती है कि लाच ना रपड़ में लाट तो छवाड़े से आलू पराठे वाले बकने कराटे आगे छवाड़ा अपना राजू रॉकेट होकर बड़ी 10 के था पाई का छोटे बकने के मेरे सामने सामने को मिला, जो तो कुछ कहने को बच्चे को फटो क्लैश में अपनी जगह पे ताजा जो आएगा जो कैसे लोग किधर किया था जवाब देना। तो ये उसकी एक ओपनिंग थी, और इसी तरह का स्टाइल था मेरा, आवाज बना के बात करना, तो जो लोगों में काफी ज्यादा मकबूल है। चले, अच्छा आप मुझे हमें सुनने जितने वाले भी हैं वो चाह रहे होंगे, आप क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स की भी काफ़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं, हमने आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा हुआ है, तो अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए किसी की मिमिक्री अगर कर दें। हाँ जी, मैं आपको जल्दी से करके, अजहर खान साहब, उनकी एक मिमिक्री मैंने की थी, काफी फेमस भी हुए थे वो, बड़े जबरदस्त हमारे टेस्ट प्लेयर भी रहे हैं और कमेंटेटर भी करते हैं, उनका अपना स्टाइल है। अच्छा, वो जुमले को तोड़ के बोलते हैं, अब एक शॉट गई ऊंची और उसको वो 3 हिस्सों में बताएंगे, दैट इज गोइंग अप इनटू द स्काई एंड दिस इज गोइंग Fielder is underneath the ball. Oh my God, that's it. He catches the ball with his beautiful and the soft hands. And look at that. That is. Oh, that is 4. Sorry, it's my mistake. This is not the catch. This is the boundary. What a good boundary, neat and clean and sanitized boundary. और फिर हमारे जो नंबर 1 उर्दू कमेंटेटर हैं तारिक सईद साहब, उनकी कमेंट्री बड़ी जबरदस्त है। जी हाँ, अब की बार ये शॉट
इसे उठाकर खेला है, बरकी कुमकुमों की रोशनी से सफर तय करती हुई, फिजा का सीना चीरते हुए ये गई है मैदान के पार। और साथ में जैसे अगर हम बात करें टोनी क्रेग की, बहुत अच्छे कमेंटेटर थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं। Oh, what a good batsman he is! That ball is going towards the fence. Oh, what a player he is! मैं साथ में बात करूंगा फिर डैनी मॉरिसन की। Hey guys, this is PSL. You have to see that. Pace यार। और फिर साथ माइकल होल्डिंग है, वो कहते हैं कि wow, I'm really thinking about the Michael Mohammad Ahmed. What a good talent he is. The very good, young, exciting fast bowler. I think this is the best fast bowler so far in the world. बिल्कुल अहमद, बहुत खूब। और इसी के हमारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। अरहम अहमद कह रहे हैं कि तारिक सईद की बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लग रहे थे, और हमें भी सुनते ही ऐसे ही लग रहा था कि हमारे इस शो पे तारिक सईद एक दफा लाइव आ गए। अच्छा अहमद, आप जैसे कि आपने अभी हमें करके भी दिखाई कि मिमिक्री तो आप काफी अच्छी करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी क्रिकेटर की या किसी पॉलिटिशियन की आपने मिमिक्री की हो और उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया हो, किसी को बुरा लग गया हो या किसी ने आपकी अप्रिसिएशन की हो कि यार हमें अच्छा लगा, या किसी ने आपसे कोई शिकायत की हो? जी, उसमें ये होता है कि हर बंदे की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। कई लोगों को वो इसको एंजॉय करते हैं, कई लोगों की जो है ना वो उनकी नेचुरली तबीयत थोड़ी सी संजीदा होती है, तो उनको अच्छा नहीं लगता। कि एक कई बीच में करियर में कई बार ऐसा हुआ है, कई ऐसे लोग हुए जो उस पर नाराज हुए, यार आपने हमारी मिमिक्री क्यों की है। तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि इन लोगों की मिमिक्री ना करूँ जो नाराज होते हैं। सो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी, कोई लोग पसंद करते, कोई नहीं पसंद करते, अपनी हर किसी की अपने पर्सनल चॉइस, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो फिर मेरी कोशिश होती है कि मुझे जो पता चल जाए कि यार ये नाराज होता है, तो फिर मैं उनकी कमेंट्री मिमिक्री कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ। बिल्कुल अहमद। और अच्छा, इसके साथ थोड़ी सी बात जरा डिजिटल मीडिया के रोल की, जो क्योंकि दुनिया थोड़ी सी जरा आगे की तरफ जा रही है, तो डिजिटल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा दुनिया शिफ्ट हो रही है। तो डिजिटल मीडिया के रोल को आप कैसा देखते हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स में, और ना सिर्फ क्रिकेट में, बल्कि क्या आप ये नहीं समझते कि क्रिकेट के अलावा भी बाकी स्पोर्ट्स में भी डिजिटल मीडिया को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, ताकि दूसरे जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स हैं जो काफी अंडररेटेड है, स्क्वाश हो गया, स्नूकर हो गया, या और भी जो पाकिस्तान की, इवन हॉकी हो गया जो पाकिस्तान का नेशनल खेल है, इनको भी प्रमोट करने में डिजिटल मीडिया का रोल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, बात यह है कि डिजिटल मीडिया इज द फ्यूचर, और बल्कि मैं इसको कहता हूँ काफी तक प्रेजेंट भी है। देखें, पहले क्या होता था, पहले चंद टीवी चैनल्स होते थे, उनकी अपनी एक मोनोपोली होती थी। वो यंग लोगों को इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था काम करने के लिए। बहुत हर किसी की, देखिए ये एक राइट भी है और ख्वाहिश भी होती है कि मैं भी किसी प्लेटफॉर्म पे दिखूं, मैं भी बोलना चाहता हूं, मैं भी दिखना चाहता हूं। ये हर किसी का राइट भी है। सो इतनी अपॉर्चुनिटीज यंगस्टर की नहीं होती थी। डिजिटल मीडिया ने या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अच्छी बात ये की है कि उसने हर किसी को एक ओपन प्लेटफॉर्म दे दिया है। अगर आप में कोई भी एबिलिटी है, कोई भी सलाहियत है, आप आइए अपनी सलाहियत को दिखाइए। अगर आप अच्छे होंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप उसको नहीं लेंगे। तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप देखिए कि डिजिटल मीडिया जब से एक्टिव हुआ है, सोशल मीडिया के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो ये बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, यही फ्यूचर है। और मैं एक चीज, थोड़ा सा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो थोड़ी सी पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में अखबार में या टीवी में काम किया होता है। तो उनके लिए ये सर्टेन चेंज, हम नॉर्मली चेंज को कबूल नहीं करते। उनको लगता है यार ये फजूल काम है। हालांकि ऐसे बात नहीं है। दुनिया में जो तब्दीली को कबूल करता है वो उसके साथ सर्वाइव कर जाता है, और जो तब्दीली को कबूल नहीं करता है उसको जमाना भुला देता है। नोकिया की मिसाल इसी के साथ ही है। वो अपने सैम्बियन में फंसे रहे और लोग दुनिया एंड्रॉइड की तरफ जा रही थी। सो आज देखिए नोकिया कहाँ गया। तो इसी एग्जांपल ये है कि डिजिटल मीडिया इज द फ्यूचर। अच्छा अहमद भाई, लिसनर की एक फरमाइश है, वो कह रहे हैं कि अपनी जोशीली कमेंट्री में एक मिमिक्री कर लें। अजहर अली ने जब अपनी ट्रिपल सेंचुरी 100 की थी और उसके बाद एबी डिविलियर्स की जो विकेट थी 2015 वर्ल्ड कप में, इनमें से अगर आपको ये एक अगर करना चाहिए। हाँ, एक्चुअली अमान मेरे काफी पुराने लिसनर भी हैं, और जब एबी डिविलियर्स की विकेट ली थी सोहेल खान ने, तो मैं उस वक्त FM 101 पे था, कमेंट्री कर रहा था उस वक्त। तो उसमें उसका स्टाइल, मेरा तो स्टाइल ये होता है, मेरा एक रिदम बना होता है कि जी हाँ, आपकी मर्तबा भागते भाई बॉलर बॉल करेंगे, एबी डिविलियर्स को सोहेल खान भागते भाई ओवर द विकेट बॉल करेंगे, रफ्तार तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया और ये शॉर्ट बॉल से पुल करेंगे बाहरी किनारा, और उसको थाम लिया गया है विकेट कीपर की जानिब से, और ये बड़ी अहम विकेट मिलने में कामयाब रहे हैं सोहेल खान, और पाकिस्तान को यहां पर एक एज हासिल हो गया है। बहुत ही शानदार बॉल था, बाउंस था, बेस था, और पलक झपकते में बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए बॉल के विकेट कीपर की जानिब, और पाकिस्तान की जीत के जो इम्कानात हैं हमें वाज़ेह तौर पर रोशन नजर आ रहे हैं इस मैच के अंदर। अच्छा, एक और मेरे जहन में सवाल आया है। अभी PSL में रिसेंटली उर्दू कमेंट्री शुरू की है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, और आपके ख्याल से ये कमेंट्री पूरे 20 ओवर के लिए होनी चाहिए स्पेसिफिक चैनल पर,
या आपके ख्याल से अभी जल्दी है या अभी पॉसिबल नहीं है? तो आपका इस पे क्या स्टांस है? देखिए बात यह है कि अगर इन्होंने 5 ओवर की जो कमेंट्री शुरू की थी, इनको बेसिकली ये चाहिए कि 10 कम से कम चले, अभी 5 की है, डिपेंड करता है अगले साल अगर समझते हैं पूरी करवा सकते हैं तो पूरी करवा दें, नहीं तो 10 ओवर की करा दें। लेकिन एक चीज, प्रोफेशनल उर्दू कमेंटेटर्स को एक हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग पता नहीं क्यों अपनी लैंग्वेज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और ये उन कमेंटेटर्स के साथ भी ज्यादती है, ये रमीज भाई के साथ भी ज्यादती है, ये वकार भाई के साथ भी ज्यादती है, ये बाजिद भाई के साथ भी ज्यादती है, क्योंकि ये हमारे जो बड़े सीनियर कमेंटेटर्स हैं ये इंग्लिश की कमेंट्री करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे मैं उर्दू की कमेंट्री करता हूँ, आप मुझे स्ट्रेट अवे जो है वो कह देंगे कि यार आप अंग्रेजी की कमेंट्री करें, मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ही इन बेचारों के लिए भी है कि आप ये इंग्लिश के कमेंटेटर्स हैं, आप इनको उर्दू करके आप इनसे ज्यादती कर रहे हैं। और फिर जिस तरह उनसे कहा गया कि आप हिंदी स्टाइल की कमेंट्री करें, पाकिस्तान की उर्दू कमेंट्री की जो तारीख है वो हिंदी कमेंट्री से बहुत पुरानी है, हमारे पास बहुत बड़ी लेगेसी है, हमारे पास बहुत बड़े नाम है। सो ये जुल्म और ज्यादती ना करें पाकिस्तान में उर्दू कमेंटेटर्स। आप इस तरह कमेंट्री के फन को डाई कर जाएगा आपके कंट्री उर्दू में। आपके पास तारिक सईद मौजूद हैं, आपके पास अकील समर मौजूद हैं, आपके पास इतने बड़े बड़े नाम, मिर्जा इकबाल बेग मौजूद है, बड़े उर्दू के बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर इनको उर्दू में कमेंट्री करनी चाहिए। और पूरी दुनिया में ये विजन होता है कि लोकल लैंग्वेजेस पर अगले 10 साल का विजन रखना चाहिए। पाकिस्तान की जितनी बड़ी जुबानें हैं, जिसमें आप पश्तो की बात करें, सिंधी जुबान की बात करें, आप पंजाबी की बात करें, आप कश्मीरी जुबान की बात करें, हिंद को जो भी 5-6 बड़ी जुबानें हैं, इन बड़ी जुबानों में अलग अलग सेंटर से कमेंट्री अलग अलग होनी चाहिए। आप इसी देखिए, जुबान एक ऐसा मीडियम होता है जिससे आप अपने आप को कनेक्ट करते हो पीएसएल से। आप गिलगित बल्तिस्तान की मेजर जुबान से कमेंट्री करवाएंगे, आप कश्मीर में कराएंगे, आप बलूचिस्तान में करवाएंगे, आप पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट करेंगे। अभी आप कहते हैं पूरा पाकिस्तान कनेक्ट है, लेकिन इंटरनली कनेक्ट नहीं है। लेकिन जब आप ये टूल यूज करेंगे, लैंग्वेज इज द बिगेस्ट टूल, तो आप देखेंगे कि वाकई सही तौर पे पूरा पाकिस्तान कनेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ सवाल है और वो पूछ रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर पीसीबी एंड फेडरेशन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सम इंडिविजुअल यूट्यूबर्स। तो आप इस पे क्या समझते हैं कि इन सबको पीसीबी को मिक्सअप करके अगर वो देख रहे हैं तो ये सही है, या उनको स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करना चाहिए आपके ख्याल से? देखिए, शाहजेब का पॉइंट ठीक है, इनको स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पहले पीसीबी ने कहा था कि आपके 100 के एक खास प्लेटफॉर्म के लिए सब्सक्राइबर होने चाहिए। मेरे ख्याल में ये शर्त पूरी नहीं है। देखिए, 100 के तो ऐसे लोगों को भी कहीं हो जाते हैं जिनको क्रिकेट का नहीं पता, वो किसी और मीडियम पे के 100 के हैं और वो फॉर एग्जांपल इंस्टेंटली क्रिकेट पे फोकस्ड हो गए हैं। बात ये है कि आपके 2 चीजें होनी चाहिए कि एक तो वो स्पोर्ट्स बेस्ड हो, और फिर 100 के में आप उनका क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी देखिए, काम क्या कर रहे हैं। ये इतना इजी काम नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा इनको अलग अलग रिकॉग्नाइज भी करें। दूसरा देखिए काम क्या कर रहे हैं आप, ये देखिए ये सारा साल कितना काम करते हैं। आप इसी तरह इनकी प्रायोरिटी भी सेट करें कि यार अच्छा, ये जो सोशल मीडिया का खास प्लेटफॉर्म है, इधर ये यूट्यूब पे है या सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे है, ये सारा साल कितना काम कर रहे हैं, उनके काम के हिसाब से इनकी स्क्रूटनी करें, इनकी रेटिंग करें और फिर उस हिसाब से इनको एंटरटेन करें। यही एक प्लेटफॉर्म, यही तरीकाकार होना चाहिए। और ये ब्लैकमेलिंग बंद होनी चाहिए कि अपने मंजूर नजर लोगों को उन्होंने कर दिया और कई यंगस्टर या नौजवानों का हक मारा जाता है। पीसीबी में समी बर्नी साहब के आने के बाद बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत पॉजिटिव काम हो रहा है। मैं समझता हूं कि, और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आने वाले सालों में पीसीबी जिस तरह काम कर रहा है मजीद भी काम करेगा और ये चीजें मजीद फिल्टर आउट होंगी। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ हम अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन को तो शामिल करते रहेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा जरा क्विक फायर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हम अहमर भाई से पूछेंगे और उन्हें थोड़े से जरा क्विक फायर जवाब देने होंगे। तो अहमर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, आपका फेवरेट पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन कौन सा है? फेवरेट पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन वकार यूनुस। और फेवरेट क्रिकेटिंग मैच आपका कौन सा है? फेवरेट क्रिकेटिंग मैच 2009 T20 वर्ल्ड कप। और कोई ऐसा मैच जिसके बाद आप रोए हों? हाँ, मैं 2010 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था, सॉरी 2009 जो मैंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल कहना था, जो पिछले उसका आंसर था। 2010 में जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था। मुझे उसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैं समझ रहा था कि अगर ये मैच पाकिस्तान हार जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो बाहर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, पाकिस्तान को चांस था, मुझे समझ नहीं थी। तो पाकिस्तान मैच बहुत क्लोज किया, इयन बटलर आखिरी ओवर कर रहा था, सलमान बट बैटिंग कर रहे थे, तो पाकिस्तान 1 रन से हार गया। तो मैं उस दिन धाड़े बार बार के रोया था, मैं बड़ा रोया था उस मैच में। अच्छा, कोई ऐसा पुराना प्लेयर जो जिसको आप दोबारा से देखना चाहें आजकल की कंडीशन में? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, कोई एक ऐसा पास्ट का क्रिकेटिंग डिसीजन या क्रिकेटिंग मैच जिसका आप रिजल्ट चेंज करना चाहते हो? 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, मिसबाह का स्कूप शॉट। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अंडररेटेड क्रिकेटर कौन सा है आपके ख्याल से?
पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अंडररेटेड क्रिकेटर, आप बात कर सकते हैं अंडररेटेड में, आप बात करें अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक को उस तरह रेट नहीं किया जाता जिस तरह आपको करना चाहिए। मैंने तो उनका कैरियर का आगाज देखा है 97 में, 96 में, तो जब मैं खुद बहुत बच्चा था, तो उनको उस तरह प्रोजेक्शन पाकिस्तान में नहीं मिली कि जिस तरह मिलनी चाहिए थी। जितने वो बड़े बैट्समैन थे या ऑलराउंडर थे, उन्होंने खुद अपने साथ भी कुछ टाइम ज़ाया किया, लेकिन उनको उस तरह पोर्ट्रे नहीं किया गया उस तरह जितना होना चाहिए। अच्छा, बेस्ट क्रिकेट कमेंटेटर इन पाकिस्तान? तारिक सईद। बिल्कुल सही। और आपके ख्याल से रिसेंट हमारे पीसीबी के जो चेयरमैन आए हैं उनमें से आपके ख्याल से कौन सबसे अपना काम सबसे बेहतरीन कर रहे हैं? मेरे ख्याल में अभी जो एहसान मानी साहब हैं, इनकी अगर आप बात करेंगे, कंपेयर करें, लेकिन जो मसला हमारे यहाँ ये है कि लोग अपने एजेंडा पे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने एंटरटेन नहीं किया तो उसको एक दिल में खलिश रख ली, उसको हर काम को बुरा कह रहे हैं। कुछ चीजें अच्छी होती हैं हर बोर्ड में, कुछ चीजें बुरी होती हैं, सब कुछ गलत भी नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं किसको कंपेयर करूं पिछले बोर्ड्स के साथ, तो इस बोर्ड ने काफी सारे पॉजिटिव काम किए हैं। ठीक है, इनको कुछ गलतियां भी हो रही हैं, कुछ मिस्टेक्स भी हो रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन एक होता है ना पॉजिटिव वाइब्स, तो इन्होंने काफी कुछ बेहतर करने की कोशिश की। इस बोर्ड ने कुछ खराबियों को दूर करने की कोशिश की, कुछ रिवैम्प करने की कोशिश करे। मेरी दुआ है अल्लाह करे ये इसको सही तरह से कामयाब हो जाए। लेकिन एहसान मानी साहब का काम अभी रिसेंटली जितने लोग आए उनमें से बहुत बेहतर है। लोग नजम सेठी साहब की बात करते हैं, उनको जो क्रेडिट जाता है वो जाता है पीएसएल का, कि उन्होंने पीएसएल को खड़ा किया, लेकिन लोग ये मत भूलें कि उन्होंने नीचे की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने देखे ना, ऊपर ऊपर की शोशा होती है कि कुछ सिफर, आपकी क्लब क्रिकेट जीरो, मैंने 10 साल क्लब क्रिकेट खेली है, जीरो, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जीरो, कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि उनको नीचे की क्रिकेट ग्रास रूट लेवल पे उस तरह था ही नहीं, बस ऊपर की शोश आती है, पीएसएल खड़ा किया, उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन एहसान मानी साहब वगैरह उससे अभी तक मुझे बेहतर लगे, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा, एक सवाल है अरहम अहमद की तरफ से, वो पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान टीम को कैसे देखते हैं T20 टीम? हाउ डू यू सी द पाकिस्तान टीम परफॉर्मिंग इन द वर्ल्ड T20 कंसीडरिंग कि वो नवंबर में हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान की टीम को आप, वैसे तो मुझे वीक लगती है टीम ओवरऑल, पाकिस्तान की बैटिंग बहुत कमजोर है, नंबर्स पे क्रिकेट नहीं चलती। ये लोगों को बड़ी गलत फहमी है, किसी की 50 की एवरेज है तो वो बड़ा प्लेयर, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ये प्रोपोर्शनल होती है आपकी क्रिकेट। आप जितने ज्यादा रिस्की क्रिकेट खेलते हैं आपके नंबर्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं, आपके बैटिंग नंबर्स। अगर आप जितनी ज्यादा सेफ क्रिकेट खेलते हैं आपके नंबर्स ऊपर चले जाते हैं। नंबर्स आप क्रिकेट नहीं जीतते, आप 50 की एवरेज ले लें, आप 40 की एवरेज ले लें। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हार गया था 2019 में, अभी जो अबू धाबी में हुई, उसमें मोहम्मद रिजवान की 40 प्लस की एवरेज, हारिस गेल की 40 प्लस की एवरेज। ऐसा नहीं होता, सेंचुरी होती है हम हार रहे थे। पॉइंट ये होता है कि जब आपको कितनी रिस्की क्रिकेट खेलनी है, आपके पास कितने बड़े स्ट्रोक मेकर्स हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है, हालांकि पाकिस्तान बड़ी वीक टीमों के साथ जीते। 2009 के T20 वर्ल्ड कप बड़ी वीक टीम थी, बड़े यंगस्टर थे, शाहजेब हसन पहली बार गए, अहमद शहजाद बिल्कुल नए थे, आमिर का डेब्यू हुआ इस टूर्नामेंट के अंदर, आपके मेन कुछ प्लेयर्स उसमें मिसिंग थे, लेकिन हम जीत गए। सो आप एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ओवरऑल पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी वीक लगती है, अनसेटल्ड लगती है। हमारी फास्ट बॉलिंग बेहतर है, लेकिन फिर भी स्पिनर्स हमारे वीक हैं। सबसे बड़ा अलमिया हमारे साथ है। पहले ये था कि सईद अजमल थे, शाहिद अफरीदी थे, ये किसी भी मैच का पांसा पलट देते थे। लोग इफ एंड बट के। शादाब खान ने पीएसएल में बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन देखिए हमें उनकी बैटिंग ज्यादा, उनकी बॉलिंग की जरूरत है, उनकी लेग स्पिन की जरूरत है। उनके लेग स्पिन के नंबर्स बड़े बुरे हैं पिछले 1-1.5 साल में, अपनी लेग स्पिन पे काम नहीं कर रहे। आपके T20 में क्या है, एक तरफ इमाद खेलते हैं, एक तरफ शादाब खेलते हैं, दो मतलब ये ऐसे बॉलर हैं, शायद इमाद फिर भी चल जाए, ये आपको मैचेस नहीं जितवाते हैं। इनकी परफॉर्मेंस की जो कंसिस्टेंसी की रेशियो है वो कम है, तुम्हारा स्पिन अटैक भी अच्छी टीमों के खिलाफ थोड़ा सा बैठ जाता है, और हमारी बैटिंग भी थोड़ी सी इतना तेज नहीं खेल सकती। देखिए बाबर आजम है, वो बहुत फ्लैशी नहीं है, वो एक स्टेडी, उनका अपना एक रोल है, लेकिन उनके साथ दूसरा ओपनर बहुत फ्लैशी होना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ सेटल डाउन नहीं है। फखर जमान की फॉर्म नहीं थी, नहीं चल पा रहे थे। अभी शर्जील खान की फिटनेस के इश्यूज हम आएंगे नहीं आएंगे। अहमद शहजाद को पता है बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स हैं। हैदर अली स्टिल न्यू, उसके आप अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसके ऊपर 100% नहीं कर सकते, वो नया है बिल्कुल। सो अनसर्टेनिटीज बहुत है, लेकिन अगेन पाकिस्तानी टीम जो है वो सरप्राइज करने वाली टीम है। चलें, ये थी दी क्वारंटाइन शो की दी 26th एपिसोड। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को पसंद आई होगी, और हम एंड पे अहमद नजीब का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें टाइम दिया और अपने जो उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज और अपने कैरियर के बारे में भी उन्होंने हमें बताया, और स्पेशल वो जो उन्होंने मिमिक्री की और हमारे ऑडियंस को एंटरटेन किया। सो थैंक यू अहमद फॉर योर टाइम, और इसी के साथ हम इस शो का अख्तिताम करेंगे। कल इंशाल्लाह किसी नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।